ओके, सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक जिसका कि नाम है हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, SNR इसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। देखो, एक कुछ समझने से पहले, फिजिक्स समझने से पहले एक जनरल सी बात हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे होता है ना कि आज के समय में सपोज़ अभी एक घटना हुई है, एक इंडिया पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो तरह की खबरें हैं। एक जिसको आप कहते हो कि रियल न्यूज़ है, जो कि मतलब एक्चुअल में हुआ था, तो एक आपकी रियल न्यूज़ है, और दूसरी आपकी फेक न्यूज़ है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों न्यूज़ एक साथ एक एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन भी प्लेटफॉर्म से हम ये न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि फेक न्यूज़ इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्मों से और इतने तरह के वेरिएशंस में आ रहे, इतने वेरिएंट उसके आ रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जो रियल न्यूज़ है वो उसके पीछे छुप गई है कहीं से। अगर मान लो ये रेड लाइन जो है ये एक रियल न्यूज़ को शो कर रहे हैं, तो ये जो आपकी जो ब्लू लाइन है ये तमाम तरह के पर्सपेक्टिव्स की जो फेक न्यूज़ हैं। अब हम क्या करें, हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं किसी तरह से कि जब हम इन फेक न्यूज़ को रिड्यूस कर दें और धीरे धीरे हमारी जो फेक न्यूज़ भी हैं इनको भी धीरे धीरे हमारी इस रियल न्यूज़ पे कन्वर्ज कर जाएं। जाहिर सी बात है, हम पत्रकारिता में बदलाव की बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाए, ऐसे स्क्रूटनी हो। तो ये जो आइडिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स मैनी फेक इंफॉर्मेशन या मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो। टेक्निकल भाषा में इसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि जहाँ रियल चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने प्रोमिनेंट होके आती है और जो फेक वाली चीज़ें हैं वो होती तो हैं बट दे सप्रेस हो जाती हैं या फेड आउट हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कि भाई इस सिस्टम का, ये जो भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत अच्छा है। तो आप बात करते हैं अपने एक्चुअल कंसेप्ट की जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और वो ये कहता है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन में हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं डाटा का, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का भी। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज़ अ की पैरामीटर दैट मेजर द क्वालिटी ऑफ सिग्नल। क्वालिटी ऑफ सिग्नल को हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो से मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है, इट कंपेयर द लेवल ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। मतलब आपकी रियल न्यूज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने फैक्ट पर वो बेस्ड है, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में फेक न्यूज़ चल रही है, जिसको बैकग्राउंड नॉइज कह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो यही लिखा है कि इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइज कहते हैं विच इज अनडिजायर्ड सिग्नल। वो भी होते हैं बट दे आर द अनडिजायर्ड, सो वी आर सेइंग दैट कि वो नॉइज है। अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द सिग्नल। सिग्नल मतलब है हमारे लिए वो जो हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द पावर और द मीनिंग इंफॉर्मेशन टू द पावर ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, जो बैकग्राउंड नॉइज है विच इज़ अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और जो हम नहीं चाहिए, जो कि डिस्टर्बेंसेस की तरह से, आखिर फेक न्यूज़ एक डिस्टर्बेंसेस की वजह से तो होती हैं। आप उन पर विश्वास कर लेते हैं और बाद में जब पता चलता है कि तो सब गप था, तो बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, बेमतलब की बातें आ गई। सो वैसा ही कुछ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द सिग्नल टू द पावर ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज़। और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल बहुत ही पावरफुल हो, इतना कि नॉइज़ के ऊपर वो डोमिनेट करे। सो आवर डिज़ायर इज़ अ लार्ज SNR, लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो अगर हम कहें तो इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच द सिग्नल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द नॉइज, कि सिग्नल कितना स्टैंड आउट होके आता है, सिग्नल कितना स्ट्रांग है, सिग्नल कितना प्रोमिनेंट है। अगेन अपने एग्जांपल की बात करें तो हमारी जो रियल न्यूज़ है उसका प्लेटफॉर्म कितना रिलायबल है, कितना जिस जो जो बोल रहा जो कहते हो कमेटी उस न्यूज़ को दे रही है वो कितनी ज़्यादा रिलायबल है। तो जाहिर सी बात है उनका बात फिर सारे फेक न्यूज़ पर डोमिनेट कर जाएगा। तो यही हाउ मच द सिग्नल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द नॉइज़। SNR का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास जो सिग्नल का पावर है डिवाइडेड बाय द नॉइज़ पावर। तो P सिग्नल इज़ द पावर ऑफ द यूजफुल सिग्नल एंड P नॉइज़ इज़ द पावर ऑफ द नॉइज़। अगर आप इसको डेसिबल में
इसको जो डेसिमल में अगर हम मेजर करें तो डेसिबल में SNR को मेजर करने के लिए 10 टाइम log बेस 10 P सिग्नल बाई P नॉइज़ कहते हैं। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पावर होता है दैट इज़ सिग्नल सिस्टम के अंदर, वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इस सिग्नल को पावर के फॉर्म से शिफ्ट करके अगर वोल्टेज के फॉर्म में जाओगे तो वोल्टेज का पावर 2 आएगा और लॉग में 2 आगे मल्टीप्लाई होकर 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा इफ़ इट इज़ इन द डेसिबल। अब यही है कि अगर आप कहो कि हायर, बिल्कुल अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो हायर है इसका मतलब क्लियरर द बेटर क्वालिटी सिग्नल। आपका जो सिग्नल है इट इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी एंड इज मोर क्लियर। क्लियर मतलब ऑब्वियस सी बात है नॉइस के ऊपर जा करके वो बात कर रहा है। अभी देखो, अभी फिलहाल अभी इसका लाइव एग्जांपल इस समय है, मैं बोल रहा हूँ, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ स्ट्रांगली सुनाई पड़ रही है। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है। जहाँ मैं बैठा हूँ घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाऊँ तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई पड़ेगी। या अगर आप ईयरफोन से सुन रहे होंगे तो आपको बाहर बच्चों के हंसने चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। बट अगर मैं माइक के आगे आके बोलता हूँ या अपने सेटिंग के अंदर नॉइज़ सप्रेशन की सेटिंग लगा लेता हूँ तो उस समय क्या होगा, नॉइज़ तो है और रहेगी भी, बट सिग्नल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी मेरी वॉइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको आएगी। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द SNR। तो इस समय पास आके बोलने से, माइक में खास तरह की सेटिंग करने से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर में खास तरह की सेटिंग करने से मैंने सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ा दिया सो दैट कि आपको आवाज़ कंपैरेटिवली क्लियरर एंड बेटर क्वालिटी की सुनाई पड़ रही है। और अगर SNR कम होता तो ऐसे केस में सिग्नल जो होता है, मेरी आवाज़ को सुनना आपके लिए, उसको पहचानना, मैं बोल क्या रहा हूँ उसको डिफ़िकल्ट होता है। कई बार आप देखते होंगे जैसे लोग बात करते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही होती है या भरे बाजार में बात कर रहे हैं तो बाहर का शोर बहुत आ रहा है तो वो लोग नहीं बात कर पा रहे। लेकिन जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, माइक उनका ऐसा अच्छा बढ़िया होता है कि भले अगल बगल बहुत सारा शोर हो रहा हो लेकिन उनको आवाज़ आराम से सुनाई पड़ रही होती है, आपको उनकी आवाज़। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है दिस इज़ द सिग्नल, ओके, एंड ये रेड कलर का दिख रहा है दिस इज़ द नॉइज़। आप देख रहे हो नॉइज़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, यानी कि सिग्नल बहुत डिफिकल्ट है, नॉइज़ इतनी हैवी है। थोड़ा सा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को आपने बढ़ाया, वेरी लो से थोड़ा सा बढ़ा यानी लो हुआ, तभी भी आप देख रहे हो नॉइज़ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ ओवर द सिग्नल वैल्यू। लेकिन जब आपका SNR जो है वो मॉडरेट हो गया तो आप देख रहे हो कि जो नॉइज़ है वो है तो, बट इट इज़ वेरी मच लाइक सिग्नल के पैटर्न को फॉलो कर रही है। एंड इफ़ SNR इज़ लार्ज तो आप देखो कि नॉइज़ है बट नॉइज़ इज़ नॉट हिंडरिंग द सिग्नल। उसको ये पावर की एक्सेस है, ये पावर की एक्सेस है, ये फ्रिक्वेंसी की एक्सेस है, तो इट इज़ नॉट एक तरह से कह लो रुकावट नहीं डाल रही, आपका सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है। तो अभी जो इस समय मैं बात कर रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ साथ, तो इट इज़ हायर SNR कंडीशन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब अगर हम इसको एप्लीकेशन की बात करें और अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन, SNR जो है वो डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड रिलायबली ओवर अ गिवन चैनल। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, चैनल की बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हम जो डाटा भेजें वो अपने फेथफुल तरीके से वहाँ पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना है। तो ऐसे केस में हमें उस कम्युनिकेशन सिस्टम, उस चैनल सिस्टम के लिए भी एक SNR की वैल्यू को बताना पड़ता है। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना रिलायबल तरीके से हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है उस चैनल के थ्रू। तो आपके पास सो द बैंडविड्थ एंड SNR आर रिलेटेड वाया द शैनन-हार्टले थ्योरम। तो शैनन द फादर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिनको कहा जाता है क्लॉडिस शैनन। तो शैनन-हार्टले की एक थ्योरम है जो कि चैनल की बैंडविड्थ, उसके SNR और कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर बात करती है। तो दैट इज़ अ पार्ट। The SNR is also used to identify the useful information to false or irrelevant data in any transmission. Again वही चीज़ है, अगर किसी ट्रांसमिशन के दौरान आपकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मतलब जो सिग्नल आपकी बात कर रहे हो, जो इररिलेवेंट या फॉल्स डाटा है विच इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉइज़, उसके बीच में एक पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि इस कम्युनिकेशन में कितना यूजफुल इन्फॉर्मेशन है इन कंपैरिजन टू द बैकग्राउंड नॉइज़। सो दिस इज़ व्हाट इज़ SNR, उसका टेक्निकल पार्ट हो गया। चलिए अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अगला पार्ट हमारे पास है कि जो नॉइज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब आखिर ये जो नॉइज़, जिसके हम नॉइज़ कह रहे हैं, जिसको कि हम विलन की तरह से पेश कर रहे हैं, आखिर ये नॉइज़ आती कहाँ से है? क्या हमारी मजबूरी है नॉइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या नॉइज़ तो
विधि का विधान है वो रहेगी ही, और आप बस खाली किसी तरह से अपने सिग्नल को इम्प्रूव करके उससे छुटकारा पा सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉइज रिफर द अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस दैट इंटरफेयर विद द डिज़ायर्ड सिग्नल एंड डिग्रेडिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। ये मैंने बात बता ही दी है कि नॉइज़ जो होती है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि अनवांटेड है, लेकिन वो हमारे सिस्टम के अंदर जब आ जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप ऑफ नॉइज सोर्सेज इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग द सर्किट विथ ऑप्टिमल सिग्नल इंटीग्रिटी। डेफिनेट सही सी बात है, अगर आप नॉइज़ के सोर्सेज को जानते हो तो आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हो, और कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपने कम्युनिकेशन की क्वालिटी या पूरी सिग्नल सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हो। सो देयर आर सम डिफरेंट नॉइज सोर्सेज जो कि कॉमनली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनकाउंटर करते हैं, खासतौर पे डिवाइसेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहली तरह की जो नॉइज़ है इसको नाम देते हैं थर्मल नॉइज़। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस काइंड, मतलब फिजिक्स का कॉमन सेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। इसको जॉनसन न्यूक्विस्ट नॉइज़ भी कहते हैं। देखो थर्मल नॉइज़, जैसा कि नाम है थर्मल नॉइज़, आपको काइनेटिक थ्योरी पढ़ा है। काइनेटिक थ्योरी यह कहती है कि जो आपकी जो टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ। मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा, या टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्मल नॉइज़ में क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट का जो रोल है उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट टू परफॉर्म अ मोर वायलेंट रैंडम मोशन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही वायलेंट तरीके से रैंडम मोशन करने लगते हैं, और जब कंडक्टर में ऐसा होता है तो इस चीज़ के मेन इसका बैकग्राउंड कौन होता है, थर्मल एजिटेशन, जिसको हम कहते हैं ना तापीय विक्षोभ। तो वो उस एजिटेशन की वजह से जो मोशन होते हैं बहुत ही तेज़ी से रैंडमली मूव करने लगते हैं, और ये जो रैंडमनेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इस तरह के नॉइज़ को हम फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी नेचर की कहते हैं। मतलब क्या होता है, अगर मैं इस नॉइज़ की डेंसिटी मतलब एक तरह समझ लो उसकी प्रेजेंस को, डेंसिटी मतलब एक तरह उसकी प्रेजेंस को कहूँ तो हर फ्रिक्वेंसी पे होती है। लो फ्रिक्वेंसी की भी होगी, स्मॉल और हाई फ्रिक्वेंसी की भी होगी। तो एक तरह से उसकी डेंसिटी ऐसे फ्लैट सी होती है, यानी लो से लो फ्रिक्वेंसी से लेके हाई से हाई फ्रिक्वेंसी तक के को कवर करती है। कहने का मतलब है जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन टक्कर भी मारते होंगे, इंटरेक्ट भी करते हैं, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी वो जो थर्मल वाइब्रेशन है या रैंडमनेस है उसकी फ्रिक्वेंसी कम भी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भी होती है, और इनके बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसी पॉसिबल है सबकी होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब आपने पढ़ा है कि स्पेक्ट्रम में कि अगर स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं वायलेट से लेकर रेड तक, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, वाइट। तो वाइट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो यहीं पर भी एक बात निकल के आती है कि इस नॉइज़ को हम वाइट नॉइज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फ्लैट होती है। इसका मतलब इस सभी तरह के फ्रिक्वेंसीज को कवर करती है, तो इसीलिए थर्मल नॉइज़ को हम फ्लैट नॉइज़ भी, वाइट नॉइज़ भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैट स्पेक्ट्रल डेंसिटी। थर्मल नॉइज़ जो होती है एक तरह की फंडामेंटल लिमिट सेट करती है, और फंडामेंटल लिमिट का मतलब है कि भाई टेम्परेचर है तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ सिस्टम में रहेगी ही रहेगी। अब आपको सिग्नल ही केवल इम्प्रूव करके उसको बढ़ाना है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के लिए, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आप टेम्परेचर कम करोगे तो डिवाइस की फंक्शनलिटी पे असर पड़ेगा। शॉर्ट नॉइज जो होती है दिस इज रिलेटेड विद द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी एक तरह की ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि चार्जेस तो डिस्क्रीट होते ही हैं, इंडिविजुअल चार्जेस होते ही हैं, और वो रिकम्बाइंड भी करते हैं, एज अ चार्ज कैरियर भी इस्तेमाल होते हैं। आप अगर डायोड की बात कर रहे हो, ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो, और ये जो नॉइज़ होती है इट इज़ ऑफ द स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन इन द अराइवल टाइम ऑफ द कैरियर्स। सो जब कैरियर मूव करते हैं, डिस्क्रीट कैरियर मूव करते हैं, आगे रिकम्बाइन भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं आपस में, तो उस दौरान एक स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन उनकी डेंसिटी में, उनके रैंडमनेस ऑफ मोशन में, इन सब की वजह से ये शॉर्ट नॉइज़ क्रिएट होती है। और लो करंट एप्लीकेशन में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर आप एक ऐसे सिस्टम को यूज कर रहे हो जिसमें कि करंट कम है, देन इट बिकम्स देन द स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। लो करंट एप्लीकेशन में इसका रोल आ जाता है। इसीलिए जो आपकी नैनो डिवाइसेस होती हैं या आपकी जो आईसीज वगैरह होती हैं जहाँ की लो करंट एप्लीकेशन होता है, ये शॉर्ट नॉइज इज़ अ प्रॉब्लम। तीसरी नॉइज़ होती है इसको कहते हैं फ्लिकर नॉइज़ या 1/f नॉइज़। इसका थोड़ा सा यूनिक प्रॉपर्टी है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ये नॉइज़ कम होती है। ये 1/f का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ f।
तो फ्लिकर नॉइज इज ऑल्सो कॉल्ड द वन ऑफ एफ नॉइज, इसको हम वन ऑफ एफ नॉइज कहते हैं, दैट एग्जिबिट अ स्पेक्ट्रल डेंसिटी दैट इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। तो जहाँ फ्रिक्वेंसी, जैसे यहाँ पर क्या था, हर फ्रिक्वेंसी पर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, यहाँ पर क्या होती है, लो पर ये ऐसे है और हाई पर कम होगी, तो इसका 1/f का बिहेवियर होता है, हायर फ्रिक्वेंसी पे कम, लोअर फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ noise is more significant at the lower frequency. It is commonly observed in the semiconductor devices and बहुत तरह के फिनोमिना ऐसे कि आपका सेमीकंडक्टर का डिफेक्ट कैसा है, आपकी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी कैसी हैं, उन सब पर ये डिपेंड करती है। तो फ्लिकर को हम अगर आप लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस करते हैं तब आप इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक मिनट, फ्लिकर नॉइज़ कैन डोमिनेट करती है लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी लो होगी तो फ्लिकर नॉइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी और सिग्नल प्रोसेसिंग पे भी उसका बहुत ही नेगेटिवली असर पड़ता है। चौथी तरह की नॉइज़ को हम बस्ट नॉइज़ कहते हैं, या बस्ट जैसे पॉपकॉर्न बस्ट होते हैं उस तरह का नॉइज़ है। इसका सडन बिहेवियर की वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा है। होता क्या है कि जैसे आपके पास जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो क्लॉक पल्स में आप कभी कभी इस तरह के पल्स, स्क्वायर पल्स अप्लाई करते हो, ये लीडिंग एज होता है, ये उसका ट्रेलिंग एज होता है। तो जब इस तरह से हम कभी वोल्टेज या करंट का जो स्टेप लाइक ट्रांजिशन होता है तो उस समय आपका जो सिस्टम होता है इसमें करंट का जो एक अचानक से बस्ट होता है, करंट का अचानक से फ्लो होता है, उसकी वजह से एक पॉपिंग साउंड या पॉपकॉर्न बस्टिंग साउंड यहाँ पर दिखता है। और ये भी एक तरह से इम्परफेक्शन, सेमीकंडक्टर मटेरियल की इम्परफेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो कुछ कमियां होती हैं उनकी वजह से ये होता है। और इसको ये अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि वी डोंट नो किस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल में किस समय किस तरह के डिफेक्ट की वजह से इस स्टेप लाइक बिहेवियर पर इस तरह का पॉप साउंड आएगा। पांचवा होता है एवलांच नॉइस। एवलांच जो होता है वो आपने डायोड में पढ़ा है, एवलांच ब्रेकडाउन के केस में पढ़ा है। तो एवलांच नॉइस कैसे होती है? सो एवलांच नॉइस अकर इन द सेमीकंडक्टर जब कैरियर्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू क्रिएट एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर थ्रू द इम्पैक्ट आयनाइजेशन। आपने पढ़ा है कि कैसे होता है आपका सेकेंडरी इमिशन। आपके पास एटम होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी पा गया, टक्कर मारी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगले एटम टकराए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये निकले, इस तरह से कोलिजन्स हो रहे हैं और मल्टीपल आयनाइजेशन की वजह से इस तरह से आपके पास बहुत सारे चार्ज कैरियर्स एमिट हो रहे हैं। सो एवलांच नॉइज क्यों होती है सेमीकंडक्टर में? जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है आपके चार्ज कैरियर्स को, तो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं टक्कर मारते हैं, एटमों से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, बॉन्ड से टकरा करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं और जिसकी वजह से एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये जो चेन रिएक्शन होती है अल्टीमेटली इसकी वजह से बहुत सारे रैंडमली मूव्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसकी वजह से हमारे पास एक नॉइज़ लेवल बढ़ जाता है। तो एवलांच नॉइज़ जो होता है वो कब देखा जाता है डिवाइस में? जब वो डिवाइस ब्रेकडाउन रीजन के करीब पहुंचती है, रिवर्स बायस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ब्रेकडाउन के करीब, तब ऐसा होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, जैसे एवलांच डायोड वगैरह में देखते हैं। एक और नॉइज़ है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन से मान लो कि पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन गए पी टाइप रीजन में, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन थे, पी टाइप में होल है, दे स्टार्ट टू रिकम्बाइन। रिकम्बाइन मतलब होता है कि जो बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आके फिट हो गया एंड बॉन्ड क्रिएटेड। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करके एकदम से ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस टाइप ऑफ नॉइज अराइजेज फ्रॉम द रैंडम जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन अ सेमीकंडक्टर बिकॉज दिस प्रोसेस इज होल रैंडम। ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है और फिर तोड़ करके जनरेशन होता है। तो फ्लक्चुएशन इन द कैरियर कंसंट्रेशन लीड टू द करंट और वोल्टेज नॉइज हो जाता है, और जो कि फोटो डिटेक्टर्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थोड़ा ज़्यादा नोटेबल होता है। पार्टीशन नॉइज़ क्या होती है? पार्टीशन नॉइज़ में क्या होता है कि जब करंट डिवाइड होती है 2 पाथ में, आपने किरचॉफ लॉ में पढ़ा है ना कि एक करंट है, फिर यहाँ पर एक करंट ऐसे गई तो आपकी करंट I आएगी, यहाँ पे करंट I1 और I2 में ब्रेक हो जाएगी। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो उस समय जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से ये नॉइज़ क्रिएट होती है। आपके जो बाइपोलर जंक्शंस होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जहाँ करंट स्प्लिट करती है डिफरेंट रीजन्स में, वहाँ इस तरह की नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपने देखा है कि ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। आपकी करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, आप मान लो इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ करंट हुई,
फिर आपके पास ये बेस करंट और फिर आपके पास ये कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर करंट होती है। तो यहाँ पर एक तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर एक पार्टीशन होता है, इधर से एमीटर करंट है, यहाँ बेस करंट है, यहाँ कलेक्टर करंट है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर्स में इसका थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, 8वीं जो नॉइज़ है, ये क्या होती है कि जब आपका डिवाइस किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। आपने देखा होगा लोग जो माइक बोलने जाते हो, मोबाइल फ़ोन रखा होता है, मोबाइल फ़ोन मान लो SMS आया है, कोई सिग्नल उसमें एक्टिवेट हुए तो वो भब 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 की आवाज़ माइक में सुनाई पड़ना शुरू कर देती है। या आप टेलीविज़न चल रहा है उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन रख दें एंड ऑल सडन एक कोई सिग्नल या कोई फ़ोन आता है, SMS आता है, तो जो फ्लक्चुएशंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। जैसे रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, पावर लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो भी पावर लाइंस के थ्रू रेडिएट होता है स्पेस में भी और फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रभावित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर के बाहर बड़े बड़े तार लगे होते हैं ना, ऐसे टावर ऐसे लगे होते हैं, इस तरह के टावर, इसमें तार ऐसे चारों तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है ये रहती है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल की बात करें तो कोई हॉस्पिटल इसके अगल बगल अगर खुलेगा तो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई पेसमेकर मशीन है या MRI मशीन है या CT स्कैन मशीन है तो वो इस तार की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में सही चल नहीं पाएगी। इसीलिए सामान्य रूप से जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो इस तरह के पावर स्टेशन या पावर लाइन्स की इर्द गिर्द एक सर्टेन रेंज के बाद ही खोले जाते हैं, नहीं रखते हैं। या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर इस तरह के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए वहाँ पर उनको नहीं रखा जाता है। ओके अब एक सवाल फिर से आया घूम करके, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ मैंने लिखा है आपके पास, वो ये है कि वाई स्टडी ऑफ नॉइज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉइज इज एसेंशियल टू डिजाइन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ द हाई फिडेलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, बाई आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ, मिटिगेटिंग मतलब कम करके, तो आप आइडेंटिफाई कर लो, मिटिगेट कर लो वेरियस नॉइस टाइप को। सो इंजीनियर्स कैन एनहांस द परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप और अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द नॉइस लिख दिया मैंने, नॉइज, व्हाट इज़ द नॉइज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वाई वी टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द नॉइज। ओके, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, उसकी कंप्यूटर पे मॉडलिंग करते हो, सो आप इस सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, पावर, इन सब के इनपुट डालते हो ताकि आपको वो कंप्यूटर मैथमेटिकल सॉल्यूशन के थ्रू एक ऐसा सॉल्यूशन बता सके, एक ऐसे सर्किट का ऑप्टिमाइजेशन बता सके कि जिसके तहत आप अगर सर्किट बनाओ तो आप सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को बेहतर कर सकते हो। तो एक्चुअल में लोग करने से पहले, एक्चुअल में सोल्डरिंग करके सिस्टम को बनाने से पहले वो एक मॉडल यूज करते हैं। आज के डेट में वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, पहले ज़माने में मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट करके लोग करते थे। तो वही सवाल है कि हम क्यों मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नॉइज इज़ एन अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑब्वियस बात है। बाय इंटीग्रेटिंग नॉइज मॉडल इनटू सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब वो कंप्यूटर प्रोग्राम जिनमें हम वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिस्टम को बना रहे हैं। डिज़ाइनर्स कैन प्रिडिक्ट, एनालाइज एंड मिटिगेट, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं दीज इफेक्ट्स ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज एंड लीडिंग टू ऑप्टिमाइज करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इसका लॉजिक है कि आप नॉइस को कर सकते हैं ऐसा, आप सिस्टम को और अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से बनाने के लिए आप ऐसा करते हैं। तो मॉडलिंग का एक तो यूज ये है कि अंडरस्टैंडिंग द नॉइज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो नॉइज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वेरियस सोर्सेज से आता है, मैंने बात किया, थर्मल होती है, शॉर्ट होती है, फ्लिकर होती है, पॉप होती है, ऐसे बहुत तरीक़ों से आती है, जिसमें कि थर्मल एजिटेशन भी होता है, थर्मल नॉइज़ होती है, चार्ज फ्लक्चुएशन भी होता है, शॉर्ट नॉइज़ होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफरेंस भी होता है, EMI नॉइज़ होती है। तो दीज नॉइज़ सोर्सेज कैन डिग्रेड सिग्नल इंटीग्रिटी, रिड्यूस द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो एंड इम्पेयर द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सर्किट। सो अगर सेंसिटिव एप्लीकेशन इससे कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, प्रिसिशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिनिमाइजिंग नॉइज़ इज़ अ पैरामाउंट थिंग। तो आपको ऐसी जगहों पे तो इस नॉइज़ को हर हाल में कम करना पड़ेगा। अगर हम नॉइज़ मॉडल की बात करें तो नॉइज़ मॉडल मैथमेटिकली रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द नॉइज़ सोर्सेज विद इन द सर्किट। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस मॉडल इनटू सर्किट, डिज़ाइनर्स क्या क्या कर सकते हैं, नॉइज़ बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो रैंडम होती है लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक मैथमेटिक्स के थ्रू उनको उनकी
मैग्नीट्यूड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके फेज के साथ रिलेशन को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर हम उसको कुछ कम भी कर सकते हैं। तो सिमुलेशंस कैन फोरकास्ट हाउ नॉइज अफेक्ट सर्किट परफॉर्मेंस अंडर वेरियस कंडीशंस, अलाउइंग डिजाइनर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इशू अर्ली। जैसे आप देखते हो कि आपका अगर जैसे आप एक चीज़ देखो, आपका मोबाइल फ़ोन है, वो काम करता है, आप उससे मान लो बात कर रहे हो, एक समय ऐसा आता है बात करते करते वो आपको मैसेज देता है कि भाई द डिवाइस इज हीट अप नाउ, यू नीड टू स्विच ऑफ द फोन, या जस्ट उसको थोड़ा ठंडा होने दो। तो ये थ्रू उसी मॉडलिंग के थ्रू ही आया है कि इतने घंटे बात करने के बाद हीट का इतना इफेक्ट हो जाएगा कि आप जो बात कर रहे हो आपको बात नहीं समझ में आएगी, आपकी स्पीकर सही से परफॉर्म नहीं करेंगे, आपका विजुअल अगर है वो नहीं ठीक से काम करेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे मैसेज डाला, वो उसको मॉडलिंग के थ्रू उस प्रोग्रामिंग में डाला गया है ताकि आपको बता सके कि भाई अब जो है बात करना बंद कर दो, डिवाइस गर्म हो गई है। इवेलुएट द कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन। सो अगर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो कि विच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ओवरऑल नॉइज, ताकि हम उसका इंप्रूवमेंट कर सकें। ऑप्टिमाइज सर्किट पैरामीटर्स, एडजस्ट कर सकते हो कंपोनेंट वैल्यू को, कॉन्फ़िगरेट कर सकते हो अचीव को, ताकि वो परफॉर्मेंस नॉइज परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकें। बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग नॉइज मॉडल, इसके और फायदे क्या हैं? इन्हेंस द डिज़ाइन एक्यूरेसी। आप सिमुलेशंस के थ्रू आप नॉइज मॉडल जब डालते हो तो आप बहुत ही एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रियल वर्ल्ड सर्किट बिहेवियर कैसा होगा, जिसकी वजह से आप लाइकहुड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ड्यूरिंग फिजिकल टेस्टिंग को भी रिड्यूस कर सकते हो। ऐसा हुआ पता लगा बनाया आप लोगों ने और बाद में पता चला अरे भाई ये तो ख़राब हो गया, इसमें तो हीट बहुत कम सह रही है। तो पहले हम मॉडलिंग के थ्रू ही देख लेंगे कितना सह सकते हैं, देन हम उसको मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। और ऐसा करने से हम कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द नॉइज रिलेटेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सिमुलेशन फेज एंड कैन सेव टाइम रिसोर्स बाय मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ द मल्टीपल डिजायर्ड इटरेशन। तो अगर आप एक बार आप उसको बना करके फिर सिमुलेशन के थ्रू सब चीज़ वेरीफाई करके जब बनाने जाओगे सर्किट, तो एक दो हिट एंड ट्रायल में आप अच्छा वाला एक प्रॉपर सर्किट वर्किंग मॉडल बना लोगे। अगर आपने मॉडलिंग नहीं की है तो आपको पता नहीं कितनी बार हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके कई इटरेशन मतलब होता है ना, ये बार बार करने के बाद आप शायद आइडेंटिफाई कर पाओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजिंग सर्किट for low noise performance ensure better reliability and efficiency which is crucial for the high precision application। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर सर्किट डिजाइन मॉडलिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या है, तो प्रैक्टिस में डिज़ाइनर जो होते हैं वो जैसे स्पाइस एक टूल होता है, सिमुलेशन प्रोग्राम विद द इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस का ये टूल है स्पाइस, इसके थ्रू वो सारा काम करते हैं, नॉइज़ की भी एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में नॉइज़ को डालते हैं कि भाई थर्मल कितनी वैल्यू, फ्लिकर कितनी वैल्यू, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो इस परसेंटेज में ये बढ़ जाएगा। तो ये सबको डाल करके वो परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एनालिसिस, जैसे एसी नॉइज़ एनालिसिस। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट जो नॉइज़ है एसी सर्किट के फ्लो होने से, एसी करंट के फ्लो होने से, उसको वो लोग देख सकते हैं। ट्रांजिएंट नॉइज़ एनालिसिस क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या नॉइज़ को परफॉर्मेंस समय के साथ साथ कैसे, समय बदलने के साथ साथ बहुत दिन तक काम कर रही डिवाइस आपकी, तो समय उसका ओल्ड हो गई डिवाइस, बूढ़ी हो गई डिवाइस, तब कैसे होगा, तो ट्रांजिट नॉइज़ एनालिसिस होती है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एक बहुत ही पुराना, बहुत ही यूजफुल सिमुलेशन है जो कि स्टैटिस्टिकल बिहेवियर को, फ्लक्चुएशन, रैंडमनेस, मार्कोव वाले प्रोसेस को वो एनालिसिस करता है। तो स्टैटिस्टिकली एनालाइज करता है कि कंपोनेंट के वेरिएशन पे नॉइज़ सर्किट का क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कंपोनेंट चेंज कर दिए या कंपोनेंट की क्वालिटी को चेंज कर दिया तो क्या असर पड़ सकता है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। So by incorporating the noise model into the circuit simulation, it is a fundamental practice of optimizing the electronic design for low noise performance। तो जब भी आज की डेट में जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जितने भी मल्टी बिलियन कंपनीज़ हैं, चाहे एप्पल की हो, चाहे मोटरोला की हो, चाहे नोकिया हो, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, सो ये अपने सर्किटरी सिस्टम को एक्चुअल मार्केट में किसी डिवाइस में लगाने से पहले डिफरेंट टाइप के सिमुलेशंस पर रन कर करके उनके ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट वेरिएंट्स को देखते हैं, सो दैट कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लो कॉस्ट होती है, फिर वही मॉडल ही आगे पास होता है सर्किट बनने के लिए, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इट इनेबल्स डिजाइनर टू प्रिडिक्ट द मिटिगेट द नॉइज रिलेटेड इशू proactively and leading to the more reliable and efficient circuit. As aspiring engineer, mastering this aspect of circuit design is crucial for developing the high quality electronic system that meets the stringent demand of the modern application। तो अगर आप एज अ इंजीनियर हो, एज अ फिजिसिस्ट हो, अगर आप इस फील्ड में इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को, तो आप जितना अच्छे तरीके से इस मॉडल को वर्केबल जानते रहोगे, जितना अच्छे तरीके से आपकी ये सेंस डेवलप रहेगी कि नॉइज़ कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं मॉडलिंग के थ्रू, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आपका एक कैरियर आप बना सकते हो।
अब मेजर कैसे करते हैं? अब तो हमने ये जान लिया कि किन किन सोर्सों से नॉइस बनती है। फिर हमने ये जान लिया कि कैसे कैसे मॉडलिंग के थ्रू उसको हम लोग पहचान करके अपने डिवाइस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिर हम इसको मेजर कैसे करते हैं। नॉइज़ है, कैसे मेजर करेंगे? कोई मैथमेटिकल तरीका है, कोई ग्राफिकल तरीका है, तो वो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आखिरी सेक्शन है इसका। मेजरिंग द इलेक्ट्रॉनिक नॉइज इन डिवाइस इज क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग द एनहांसिंग सर्किट परफॉर्मेंस। ये मैंने पहले बताया है। पर्टिकुलरली इन द एप्लीकेशन वेयर सिग्नल इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट। जाहिर सी बात है, जहाँ सिग्नल की प्योरिटी बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मेडिकल सिस्टम में आप MRI करा रहे हो, आप CT स्कैन करा रहे हो, और कोई नॉइज़ की वजह से कोई स्पॉट दिख रहा है और डॉक्टर ने समझ लिया कि ये तो लगता है कोई ट्यूमर है, देन पूरी ज़िंदगी के ही मतलब मसले हो गए वहाँ पर। तो इसीलिए जहाँ सिग्नल इंटीग्रिटी का एक बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ को मेजर करना, उसको मिटिगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो ही तो आपके लिए वेरियस टेक्निक एम्प्लॉय मतलब आप सोच सकते हो जिनको इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। खासतौर पे आप लोग के लिए, इसलिए चूँकि यू आर मैथमेटिकली मैच्योर, आप फाइनल ईयर के बच्चे हो या आप प्री फाइनल ईयर के बच्चे हो, सो आप मैथमेटिकल मैच्योरिटी आपके पास आ गई है, तो आप इस चीज़ को और से समझ सकते हो। कुछ मेथड है हमारे पास, जैसे कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेथड। स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेथड में क्या होता है? स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की कैलकुलेट करता है, मेजर कर सकता है। आपको जैसे मान लो आपको कोई डिवाइस है जिसको टेस्ट करना है, तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर से आप उसकी टेस्ट करते हो। उसकी वजह से वन कैन ऑब्जर्व द नॉइज़ पावर अक्रॉस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड। तो उसमें थ्रू आप उसको जब वर्क करते हो, उससे निकलने वाले सिग्नल्स को, उसमें बहने वाली करंट की एनालिसिस करते हो, तो आप उसका पूरा एनर्जी, उसका पूरा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख लेते हो। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर आइडेंटिफाइंग क्वालिफाइंग नॉइज कंपोनेंट विद इन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज। मतलब आप चाहो तो लोवेस्ट से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक भी जा सकते हो, या अगर आपको मालूम करना है कि सिर्फ 15 किलो हर्ट्ज से लेकर के 25 किलो हर्ट्ज तक कितना है, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक डायग्नोस टेक्निक होती है। एक और मेथड है जिसको वाई फैक्टर मेथड कहते हैं। तो वाई फैक्टर मेथड जो होता है उसमें नॉइज़ फिगर आप कैलकुलेट करते हो और उसको कंपेयर करते हो आउटपुट नॉइज़ पावर से। अगर आपने क्या किया, मान लो आपके नाइट सोर्सेस हैं, एक हॉट एंड कोल्ड सोर्स है, तो आप क्या करते हो, उन दोनों सोर्सेस की प्रेजेंस में कितना नॉइज़ जनरेट हो रहा है उसको मेजर करके उसका रेशियो निकालते हो। तो दिस इज द वाई फैक्टर। अब ये एक तरह से जिसे नहीं कहते अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, आप उसको डिवाइस को एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहे होते हो। एक्सट्रीम कंडीशन में कितनी नॉइज़ होती है वो सारी बातें आप यहाँ पर बता रहे होते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, पावरफुल मेथड टू गेट द नॉइज़ परफॉर्मेंस इनसाइड। एक और मेथड इसको हम कहते हैं RMS टू DC कन्वर्जन। RMS मतलब एक तरह से रूट मीन स्क्वायर, विच इज़ वेरी फेमस वर्ड इन द फिजिक्स। DC मतलब डायरेक्ट करंट। सो दिस टेक्निक entails converting the root mean square value of the noise signal into the direct voltage, which can then be measured using the standard equipment. So RMS to DC converter जो होते हैं are sensitive device that provide average measure of the noise power over time, making them suitable for accessing broadband noise level in the electronic circuit. Now this is something higher, थोड़ा सा हायर की तरफ हम पहुंच गए हैं। कुल मिला के आप ये समझ लो, इसमें हम ये कह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है जहाँ ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ कुछ जो कांस्टेंट सा है। तो हम क्या करते हैं, RMS टू DC कन्वर्टर से जो RMS वैल्यू है उसको DC की वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हम उसको मेजर करते हैं। तीसरा है नॉइज़ फिगर मेथड। नॉइज़ फिगर मेथड में क्या होता है कि नॉइज़ फिगर मीटर में आर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट विच आर डिजाइंड टू मेजर द नॉइज़ फिगर ऑफ एम्पलीफायर एंड अदर कंपोनेंट। दे ऑफन ऑटोमेट the Y-factor method, simplifying the process of obtaining accurate noise measurement, and these meters are essential tool in the characterization of the low noise device, especially in the radio frequency application. मीटर्स हैं, डिवाइसेस होती हैं जो कि वाई फैक्टर और नॉइज़ मेजरमेंट के तरीक़ों को अडॉप्ट करती हैं। लाइन इम्पीडेंस स्टेबलाइजेशन नेटवर्क, ये थोड़ा सा नेटवर्किंग की तरफ पहुंच जाता है। तो लिसन जो होता है ये कंडक्ट एमिशन टेस्टिंग इन द प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड इम्पीडेंस एंड टू आइसोलेट द DUT from external noise source by measuring the noise voltage
दिस आउटपुट इंजीनियर कैन एक्सेस द, अब मैं कहूँगा थोड़ा सा ये हायर की तरफ चला गया, इसको आप हटा सकते हैं, अभी इसको आप मत लिखिए। सिक्स्थ को भी आप अवॉइड कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आप आ सकते हो, स्कैनिंग नॉइज़ माइक्रोस्कोपी। तो जब नैनो स्केल की डिवाइसेस होती हैं उसमें स्कैनिंग नॉइज़ माइक्रोस्कोपी आपको एक तरह से स्पेशल मैपिंग बता सकती है कि इस डिवाइस के किस हिस्से में नॉइज़ का रेशियो ज़्यादा है। बेसिकली ये एक तरह से जो इम्परफेक्शंस होते हैं उनको भी ये स्कैन कर सकता है। सो बाय डिटेक्टिंग द फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ डिवाइस, दिस टेक्निक प्रोवाइड द हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द नॉइज डिस्टर्बेंस। तो सरफेस पे किस किस कंपोनेंट में, किस किस पार्ट में कितना नॉइज़ का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। सो इसकी वजह से आप लोकलाइज नॉइज़ इशू को भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी नॉइज़ मेजरमेंट टेक्निक की है तो एज ए इंजीनियर ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी टूल है, ताकि आप इवेलुएट करें और नॉइज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मिटिगेट भी कर दें, हटा भी दें, और सिलेक्ट करें अप्रोप्रिएट मेथड। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है, आप किस फ्रिक्वेंसी रेंज में काम कर रहे हो, आप कितनी एक्यूरेसी चाहना चाहते हो, कितनी उसके लिए एनर्जी का यूज करना चाहते हो। इस सभी बातों पर आप एक नॉइज़ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पर आप एक बेहतर तरीके से यहाँ पर चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो पूरा सेक्शन था इसमें हम लोगों ने शॉर्ट में नॉइज़ के बारे में सब कुछ कवर किया। पहले तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है, नॉइज़ कितने कौन कौन सोर्सेस से जनरेट होती है, फिर नॉइज़ के कितने प्रकार होते हैं, और फिर आगे जा करके नॉइज़ का क्या और कैसे तरीके से हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।